ओके जी, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे, एक रिक्वेस्ट आई है मेरे एक फ्रेंड से कि भाई ये जो आजकल हमारे यहाँ हाइब्रिड सीड्स है जिनसे हम ग्रोविंग करते हैं प्लांट्स की, तो उस पे बात करें। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड सीड्स पर। हम इसको ग्रो तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये बनते कैसे हैं। हाइब्रिड सीड्स की फिनोमेना पे बात करेंगे आज के। व्हाट आर दीज हाइब्रिड सीड्स। मैंने कुछ पहले से कुछ डायग्राम्स बनाए हैं ताकि वीडियो लेंथर ना हो और आसानी हो जाए थोड़ी। हाइब्रिड सीड्स देखिए, एक दो चीज़ें याद रखें प्लांट्स के केसेस में। ये द टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर या प्लांट स्टडीज़ के बारे में है कि ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, इससे पहले दो टर्म्स याद रखा करें। एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। ये क्या होता है? ये व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ये है, इन दो टर्म्स के साथ साथ दो और चीज़ें। एक है मोनोसेक्सुअलिटी और एक जो है वो है बाइसेक्सुअलिटी। प्लांट के केसेस में हम बात कर रहे हैं। प्लांट ऑब्वियसली क्या बनाते हैं? फ्लावर्स बनाते हैं। तो अब फ्लावर्स में ये फ्लावर है। अब फ्लावर्स में क्या है? एक मेल पार्ट होता है, दूसरा फीमेल पार्ट होता है। लेकिन ये हर फ्लावर के केस में नहीं होता। ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, दोनों मौजूद होते हैं एक फ्लावर में, सो दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड बाइसेक्सुअल। इस फ्लावर को फिर बाइसेक्सुअल कहा जाता है। इनके और भी बहुत सारे नाम्स हैं। इनको कहते हैं मोनोक्लिनस भी इनको कहा जाता है। इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, हर्माफ्रोडिटिक इसे कहा जाता है। इसे एंड्रोजीनस भी कहा जाता है। दो तीन और नाम भी है इसके। तो ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा हूँ। ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, और इसका जो फॉर एग्जांपल इसका सिर्फ मेल पार्ट है, तो इसका जो फीमेल पार्ट है वो दूसरे फ्लावर पर है, सो दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड अ मोनोसेक्सुअल फ्लावर। अब ऐसे केस में ऐसा फ्लावर है जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है, तो उनमें देयर आर हाई चांसेस एंड कॉमनली ऑब्वियसली यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन का फिनोमेना इनमें होता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी इनमें होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का फिनोमेना इनमें होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ये है कि ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं और ये स्ट्रक्चर जो हैं, इसे एंथर्स कहा जाता है। एंथर्स जो है, इसमें पोलन्स बनते हैं एंड दीज पोलन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव, दीज आर मेल गेमीट्स। दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर जो है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टिग्मा, ये पूरा, इसे कार्पल कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये जो चीज़ है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर एग होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर एग होता है। अब पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन इज जस्ट अ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये जब एंथर्स जब ये राइपन हो जाए, इसकी राइपनिंग हो जाती है, मतलब पक जाए, तो इसके अंदर पॉलन्स होते हैं। वही पॉलन्स हवा के ज़रिए या इंसेक्ट्स के ज़रिए, किसी भी ज़रिए के साथ कोई मीडियम देखकर
ये इसके मुंह में चले जाते हैं, इस कार्पल के ये जो ओपनिंग पे चले जाते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे ओवरी पड़ी है, ओवा पड़ा है, एक पड़ी है, और ये इसके बाद pollination, the pollination is over, but this pollination will be called self pollination. अब क्रॉस पोलिनेशन की तरफ आते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन क्या है। क्रॉस पोलिनेशन ये है कि एक तो मैंने आपको मोनोसेक्सुअलिटी का कहा कि एक फ्लावर है उस पे सिर्फ फीमेल का पार्ट है, दूसरा फ्लावर है उस पे सिर्फ मेल का पार्ट है, तो अब जाहिर बात है इनके दरमियान सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। कैसे? आप इंड्यूस भी कर सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन, और नेचुरली भी हो सकता है। इंड्यूस कैसे करेंगे? इंड्यूस ये है कि आप इसका जो मेल पार्ट है या इसका जो फीमेल पार्ट है, इन दोनों में से एक पार्ट को क्या करे? एक्साइज करे, काट दे। फ़र्ज़ करें मैं मेल पार्ट को एक्साइज करता हूँ, तो ये जितने भी एंथर्स पड़े हैं फ्लावर्स पर उनको आपने काटना है। सारे एंथर्स को काट लो। एज ए रिज़ल्ट यू विल बी लेफ्ट विद ओनली अ फीमेल ऑर्गन। सिर्फ एक आपके पास रह जाएगा। अब दूसरे फ्लावर से एंथर्स लेना है आपने, और उन एंथर्स को यहाँ पे जो फीमेल ऑर्गन रह चुका है सिर्फ फ्लावर पर, उसी के अंदर इंसर्ट करना है और पॉलिनेशन करवाना है। सो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। नेचुरली भी हो सकता है कि यहाँ के एंथर जो है वो इस फ्लावर में आ जाए, इंसेक्ट्स के ज़रिए, विंड के ज़रिए, हवा वगैरह के ज़रिए, तो वो दूसरे फ्लावर में भी जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। सो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के केस में क्या होता है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के केस में ये होता है कि आपके पास कुछ लाइंस होते हैं। लाइंस का ये मतलब नहीं है जो हम कहते हैं लायन मारना, ये एक लायन मैंने खींच ली, नहीं, ये नहीं होता। लायंस का बायोलॉजिकल सेंस में, बायोलॉजी सेंस में लायंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कुछ एम्ब्रियोज ले लो या ऑर्गेनिजम्स ले लो जो कि जिसका ट्रेट, जिसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जिसका सब कुछ एक जैसा होता है। सो दैट विल बी कॉल्ड अ लायन। इसको लायन कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स। ये मैंने एक लाइन ले लिया है, फॉर एग्जांपल यही समझो ये फ्लावर, ये एक एक्स प्लांट है, ठीक है। दूसरा जो लाइन है वो मैंने वाई ले लिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ के जो एंथर्स हैं, इसमें मैं क्या करूँगा? इसमें मैं मेल स्टेरिलिटी पैदा करूँगा। मेल स्टेरिलिटी पैदा करूँगा इसमें मैं। मेल स्टेरिलिटी का क्या मतलब है कि इस फ्लावर में जो मेल का पार्ट है, जो मेल का गैमीट है, उसको मैंने डिसफंक्शनल करना है, नॉन फंक्शनल करना है, या इसको रिमूव करना है, या इसको नॉन फंक्शनल करना है। अब अगर आप इसको रिमूव करते हैं, इसको काट लेते, लेकिन या एक बात याद रखें, एक बी एंथर को नहीं छोड़ना है। अगर गलती से एक बी एंथर आपसे रह गया, या इवन एक पोलन ग्रेन भी आपसे एंथर के अंदर हज़ारों और सैकड़ों पोलन्स होते हैं, एक भी पोलन अगर रह गया तो यू विल नॉट गेट योर एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक भी एंथर को नहीं छोड़ना है, एक भी पोलन को नहीं छोड़ना है। अगर एक्साइज करोगे तो सबको एक्साइज करोगे। अगर आपने इसको डैमेज करना है, नॉन फंक्शनल करना है, तो सबको नॉन फंक्शनल करना है। मैं इसको रिमूव करता हूँ इन एंथर्स को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमस्कुलेशन। एमस्कुलेशन ये एक बायोलॉजिकल टर्म है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज़ एमस्कुलेशन, द रिमूवल और द एक्सेशन ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर, और द रिमूवल और द एक्सेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्रॉम अ फ्लावर, दैट इज़ कॉल्ड एमस्कुलेशन। अब मैंने एमस्कुलेशन कर दी, एज ए रिज़ल्ट आपके पास क्या रह गया? सिर्फ ओवरी रह गया जिसमें एक पड़ा है। अच्छा जी, और जी ये जो दूसरा, इसमें मेल स्टेरिलिटी की बात मैंने कर दी। एक तो ये प्रोसेस हो गया कि आप एमस्कुलेशन कर लेते हैं। दूसरा एक और टेक्निक भी है। बाज़ औकात फ्लावर्स इतने छोटे होते हैं कि उसको
हैंडल करना, उसको ह्यूमन के ज़रिए या उसको हैंड्स के ज़रिए एक्सरसाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में फिर साइंटिस्ट ने कुछ तरीके डिस्कवर किए हैं, कुछ तरीके इन्वेंट किए हैं। आप केमिकल्स के ज़रिए भी जो एन पोलन्स है उसको नॉन फंक्शनल कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर नॉट टू कॉज द फर्टिलाइजेशन और द पॉलिनेशन। अब उसके केस में फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स के ज़रिए आप जो है ना पोलन्स को नॉन फंक्शनल करते हैं। तो मतलब सीधा साधा है कि आपने मेल स्टेरिलिटी लाना है, मतलब कि मेल बांझपन जिसे हम कहते हैं कि इसका जो मेल पार्ट है ये कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ये पॉलिनेशन नहीं करेगा, ये नॉन फंक्शनल हो गया। इसका जो फीमेल पार्ट है वही सिर्फ फंक्शनल है। अब ये जो वाई लाइन है, वाई लाइन, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों काम कर सकते हैं, दोनों एक्टिव है, दोनों इफ़ेक्टिव है। करना क्या है? करना ये है कि आपने इस y को इस x के साथ क्रॉस करना है। इसमें भी एक पड़ा हुआ है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन का चांस भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस भी है, बिकॉज वहाँ पे ओवरी पड़ी है और यहाँ पे बहुत सारे एंथर्स और बहुत सारे पॉलन्स हैं। सो एज अ रिज़ल्ट उसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब क्रॉस पोलिनेशन हो जाए तो समझ लो कि आपके पास जो F1 का जनरेशन है वो आपके पास क्या आएगा? हाइब्रिड आएगा। हाइब्रिड जनरेशन आपके पास आ जाएगा F1 में। अब इसके साथ एक दूसरा लाइन हम रखते हैं जिसे हम R लाइन कहते हैं, रिपोर्टर लाइन। या ये जो R लाइन है इसमें भी मेल प्लस फीमेल दोनों फंक्शनल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों फंक्शनल है, और इसी R लाइन को Y लाइन भी कहते हैं। R लाइन एंड Y लाइन आर सेम। इसके साथ हम तीसरा जो लाइन रखते हैं दैट इज B लाइन। B लाइन में क्या है? इसे हम मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। मेंटेनर लाइन, मेंटेनर लाइन से क्या मुराद है? बी लाइन में एक बात दूसरी याद रखें कि ये जो ए लाइन और बी लाइन वाले हैं, ए लाइन में जो सीड्स है या जो फ्लावर्स है और बी लाइन में जो सीड्स या जो फ्लावर है, ये 100% सेम है। मैंने चेंज क्या है? मैंने सिर्फ चेंज यहाँ पे किया है कि इसमें मैंने क्या इंड्यूस किया है? मेल स्टेरिलिटी। इसमें मेल स्टेरिलिटी है। ए लाइन में मेल के ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, एंथर्स और पोलन्स और नॉन फंक्शनल। और जो बी लाइन है ये बिल्कुल ए लाइन है, लेकिन इसमें मेल भी है और फीमेल भी है और दोनों इफ़ेक्टिव है। अब मैंने इसको रखा क्यों है? इसको रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप क्रॉस पोलिनेशन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीड बना रहे हो, हमारे यहाँ ये जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वीट के सीड्स हैं, मेज़ के सीड्स हैं, राइस के सीड्स हैं जो कि हाइब्रिड है। और एक बात याद रखें कि हाइब्रिड सीड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वीट, गंदम जिसे हम कहते हैं, वो अगर 1 kg आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये में मिल रहा है, तो जो हाइब्रिड 1 kg होता है वो आपको 1000 से भी ऊपर मिलेगा, बिकॉज दे आर सिंथेटिक इन नेचर। ये वाइल्ड टाइप नहीं है, जो नेचुरल है वो वाइल्ड टाइप है, बट दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लेबोरेटरी। अब बी लाइन को आपने क्यों रखना है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास ए लाइन है उसको आपने या चाहे एमस्कुलेट किया है, चाहे केमिकल्स के ज़रिए उसके मेल ऑर्गन्स को डिसफंक्शनल या नॉन फंक्शनल किए हैं, और उसको आप दूसरे लाइन के साथ, वाई लाइन के साथ क्रॉस कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 kg का
जो आपके पास लाइंस है वो ए लाइन है, तो आपने 10 के 10 को क्रॉस कर दिया दूसरे लाइन के साथ। तो अगर दूसरे साल आपने फिर हाइब्रिड सीड्स बनाने हैं तो 10 के 10 केजी तो आपने वो क्रॉस कर दिए हैं, उससे तो F1 जनरेशन आया है। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आप क्या करोगे? आपके पास जो ए लाइंस थे जिनमें सिर्फ फीमेल ऑर्गन रह चुका था एंड और फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वो सब आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं, तो आपके पास ए लाइंस नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर में फिर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या कर लेते हैं कि साइंटिस्ट अपने पास इसी ए लाइंस की तरह एक दूसरा लाइन रखते हैं जिसे हम बी लाइंस कहते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि ए लाइन और बी लाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ बी लाइन में जो है या ए लाइन में सिर्फ मेल स्टेरिलिटी है, जबकि बी लाइन में मेल स्टेरिलिटी नहीं है। ये बिल्कुल सेम सीड्स हैं लेकिन या सेम फ्लावर्स है, लेकिन इसमें मेल स्टेरिलिटी है और इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं कि ए लाइन को मेंटेन करने के लिए साइंटिस्ट एक तीसरा लाइन्स रखते हैं जिसे बी लाइन कहते हैं। इस वजह से इसको मेंटेनर लाइन बी कहा जाता है। अब ए लाइन को मैं पूरा का पूरा तो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ए लाइन्स बचा लेते हैं और इसी ए लाइन्स को बी लाइन के साथ क्रॉस कर लेते हैं, ए क्रॉस बी कर लेते हैं। अब जब ए क्रॉस बी कर लेते हैं तो इसके ऑफस्प्रिंग जो है वो 1:1 में आते हैं। 1:1 में इसके ऑफस्प्रिंग आते हैं। मतलब ये है कि 50% इसके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। 50% ए के होते हैं और 50% जो है वो बी के होते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 ऑफस्प्रिंग्स इससे आ गए इसके क्रॉस से, तो उनमें 25,000 ए के हो गए और 25,000 बी के हो गए। तो यू हैव गॉट very huge amount of A lines, so that you can cross these lines with another line for hybrid seeds production in the next year। तो ये आपके पास एक महफूज तरीका है जिससे आप अपने ए लाइंस को मेंटेन कर सकते हो। ये एक पूरा फिनोमेना, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये सिर्फ वो एक ब्रॉड व्यू था कि हाउ दीज हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली या थ्रू टेक्निकल वेज। एक वाइल्ड सीड्स होते हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं। और हम हाइब्रिड बनाते क्यों हैं? हाइब्रिड बनाने के बहुत सारे मकासद हैं। या तो हम ईल्ड को इंक्रीज़ करते हैं, और ये बिल्कुल 100% ट्रू है। हाइब्रिड सीड्स को देखें वो कितना ईल्ड देते हैं, फिर इसके बरक्स वाइल्ड को देखें वो कितना सीड्स देते हैं, वो कितना ईल्ड देते हैं। तो इसके हाँ बहुत सारा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। दूसरा, हम पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सीड्स भी बनाते हैं और इसकी टॉलरेंस भी बढ़ाते हैं। सीड्स की टॉलरेंस बढ़ाना भी हाइब्रिड जनरेशन में है कि हाइब्रिड प्लांट्स हैं या जो वाइल्ड प्लांट्स है, वाइल्ड वो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए वल्नरेबल नहीं है, मतलब कि वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके बरक्स जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड वो ज़्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको अगर पानी ना मिला कुछ दिनों के लिए तो वो फिर भी सर्वाइवल कर सकते हैं, मतलब उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है हाइब्रिड सीड्स की। तो ये बहुत सारे मकासद है हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन के। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ईल्ड बढ़ाने के लिए हैं। ईल्ड बढ़ाना एक की पर्पस है हाइब्रिड सीड्स के लिए, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन के एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ की वजह से हाइब्रिड सीड्स को हर प्लांट के हाइब्रिड सीड्स को सिंथेसाइज करना एक ज़रूरी एक बेसिक नीड है पॉपुलेशन के लिए, और इसके लिए हाइब्रिड सीड्स का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द ओवरऑल व्यू। इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी बातें करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।